अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा असलम। आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉपी क्लास में मैं आज डिस्कस करने जा रही हूँ एजिंग के बारे में। एजिंग हमारी बॉडी के अंदर नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं जिनको रोका नहीं जा सकता। इन अदर वर्ड्स, द नेगेटिव फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन आवर बॉडी इज कॉल्ड एजिंग। इट इज इनएविटेबल प्रोसेस, इसको रोका नहीं जा सकता। बहुत ज़्यादा अलामात हैं जो इस बात की निशानदेही करती हैं कि हमारी बॉडी में एजिंग जो है ना वो पाई जा रही है। जैसा कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो साइन है वो ये कि हेयर पिगमेंट्स जो है ना वो लूज हो जाता है। क्या हो जाता है? यानी कि जो सर के बाल है वो सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं। डेवलपमेंट हो जाती है छोटे छोटे पिगमेंट एरियाज की। स्किन, आर्म्स और फेस की जो स्किन है ना उसके ऊपर छोटे छोटे पिगमेंट एरियाज की डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। एंड द थर्ड साइन इज द ड्राइनेस, और जो है स्किन के ऊपर झुर्रियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। क्या होना शुरू हो जाता है? ड्राइनेस एंड रिंकलिंग ऑफ स्किन। नेक्स्ट इज द कार्टिलेज और ऑर्गन्स है ना वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं। क्या? डिजेनरेशन ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज में आल्सो टेक प्लेस। एक एग्जांपल ये है कि जो जॉइंट्स है ना आर्थराइटिक्स राइजेज फ्रॉम द डीजेनरेशन ऑफ कार्टिलेज। जब कार्टिलेज में डीजेनरेशन हो जाती है ना तो उसकी वजह से जॉइंट्स में आर्थराइटिक्स जो है ना वो डिजीज पाए जाने का खदशा लाक होता है। अब नेक्स्ट है जी जो इंक्रीज वेट हो जाता है, उसकी रीजन होती है कि बहुत ज़्यादा जो फैट होती है ना वो बॉडी में जमा हो जाती है। क्या हो जाता है? इंक्रीज वेट ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फैट। फैट के जमा होने से जो है ना बॉडी का जो वेट है वो बढ़ जाता है। एंड द नेक्स्ट साइन इज दी, हम लोग अगर बात करें ब्लड क्लॉटिंग के हवाले से, यानी कि क्रोनरी आर्टरी, इसमें मैं ये कहूँगी कि डीजेनरेशन तो ऑर्गन्स की हो चुकी, ठीक है। उसकी रीजन क्या हुई कि जो इसके अंदर कार्टिलेज थी ना उसमें डीजेनरेशन पाई गई, ठीक है। अब डीजेनरेशन एंड डिसअपीयरेंस ऑफ द इलास्टिक टिश्यूज, इलास्टिक टिश्यूज में डीजेनरेशन और डिसअपीयरेंस पाई जाएगी। किन इलास्टिक टिश्यूज में? उन इलास्टिक टिश्यूज में जो कि ब्लड वेसल्स की ट्यूनिका मीडियम में मौजूद है। अब जिसके नतीजे में आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स जो है ना वो तंग हो जाती हैं। ब्लड वेसल्स की जो लचक है ना वो खत्म हो जाती है। जब ब्लड वेसल्स की लचक खत्म हो जाती है तो उसके नतीजे में क्या हो जाता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। अब नेक्स्ट क्या हो जाती है? ब्लड क्लॉटिंग होना शुरू हो जाती है क्रोनरी आर्टरीज में। क्या हो जाता है? ब्लड क्लॉटिंग होती है क्रोनरी आर्टरीज के अंदर। नेक्स्ट है जी जो आंख है ना, नजर, वो वीक हो जाती है। क्या हो जाता है? आईसाइट यूजुअली बिकम वीक एंड क्रिएट पुअर विजन, और बहुत ही कम जो है ना वो दिखता है। वीकनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, बॉडी का जो इम्यूनिटी लेवल है वो बहुत कम हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि इसका मैकेनिज्म क्या है। लिमिटेड माइटोसिस, ठीक है। दूसरा है जी स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। थर्ड इसकी चेंजेस हो जाती हैं इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोटिस करते हैं लिमिटेड माइटोसिस के बारे में। सबसे जो है ना एक जो रीजन है ना एजिंग प्रोसेस की वो है लिमिटेड माइटोसिस। इसमें होता है कि बहुत ही महदूद नंबर पे माइटोटिक डिवीजन होती है। जब बहुत ही महदूद नंबर पे माइटोटिक डिवीजन होती है तो उसके नतीजे में जो सेल्स है ना मे हैव रीच्ड देयर फिनाइट नंबर। सेल्स की जो तादाद होती है वो भी महदूद हो जाती है उस टाइम तक जब तक जो टिश्यू है या कोई ऑर्गन है ना फुली ग्रो नहीं कर जाता। इसकी मिसाल ये है कि ओल्ड एज में ना नर्वस सिस्टम उसके पास सिर्फ और सिर्फ चंद सेल्स जो होते हैं ना वो रह जाते हैं। क्या हो जाता है? ओल्ड एज में नर्व सेल्स के, नर्व सिस्टम के पास सिर्फ और सिर्फ कुछ जो है नर्व सेल्स रह जाते हैं। जब नर्व सेल्स कुछ रह जाते हैं तो उसके नतीजे में मेंटल एक्टिविटी जो होती है ना वो कम हो जाती है। जब मेंटल एक्टिविटी कम हो जाती है तो अल्टीमेटली जो है ना वो मेमोरी जो है ना वो उसमें भी वीकनेस हो जाती है। दूसरा जी मैकेनिज्म स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। इसमें होता है क्या जी? सेल्स टिश्यूज में डिजेनरेशन हो जाती है जिसके नतीजे में सेल्स लॉस हो जाते हैं और ऑटोमेटिकली जो है ना खुद ब खुद म्यूटेशन होना स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है ये चीज?
ये क्या हो जाता है, डिजनरेशन हो जाती है टिश्यूज में और सेल्स लूज हो जाती है। नेक्स्ट है जी चेंजेस इन इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस। किसमें चेंजेस हो रही है, इंट्रासेलुलर सब्सटेंसेस में चेंजेस हो रही है। अब कोलेजन प्रोटीन है उसको उसको जो है ना अपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना वो क्रॉस लिंकेज चाहिए। कोलेजन रिक्वायर्स इंक्रीज्ड क्रॉस लिंकेज इन इट्स प्रोटीन मॉलिक्यूल। क्लियर है चीज। और इलास्टिक जो टिश्यू होते हैं ना वो लूज कर जाते हैं अपनी इलास्टिसिटी को। जब इलास्टिसिटी लूज हो जाती है तो उसके नतीजे में रीसाइलेंस और हार्डनिंग पाई जाती है डेंस कनेक्टिव टिश्यूज में भी और कार्टिलेज में भी। क्लियर है कि क्या हो जाता है, किसकी क्या रीजन होती है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, कोलेजन प्रोटीन को अपने मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो है ना क्रॉस लिंकेज चाहिए होती है और वो क्रॉस लिंकेज नहीं हो पाती। जब नहीं हो पाती तो इलास्टिक जो टिश्यू है ना वो लूज कर देते हैं अपनी इलास्टिसिटी को। क्लियर है ये चीज़। और जब इलास्टिसिटी लूज हो जाती है तो उसके नतीजे में हार्डनिंग पाई जाती है। ना सिर्फ हार्डनिंग पाई जाती है बल्कि जो है ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू और जो कार्टिलेज है ना वो वापस अपनी शक्ल में नहीं आता, यानी कि रिसाइलेंस भी लूज हो जाती है। नेक्स्ट है जी प्रोसेस क्या है जी इसका, कि किस तरह से हम लोग जो एजिंग है ना उसको खत्म कर सकते हैं या उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हैं, सॉलिड की जा सकती है। सबसे पहले है जी हम लोग जो है ना फूड जो है ना उसको बेटर कर लें। ठीक है, हम लोग जो नेचुरल प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें। यूज ऑफ बेटर फूड, ना सिर्फ बेटर फूड बल्कि लाइफस्टाइल अच्छा हो। रेगुलर रोजाना खाना खाया जाए और एक्सरसाइज की जाए। स्मोकिंग से अवॉइड किया जाए और मुनासिब जो है ना वो घंटों की नींद को बरकरार रखा जाए। मेंटेन किया जाए आइडियल वेट। अगर ये जो फैक्टर्स है ना ये सारे के सारे कोई पर्सन अगर कर रहा है ना तो मिनिमम जो है ना उसकी जो एजिंग का प्रोसेस है ना वो 11 साल तक प्रोलॉन्ग जा सकता है। दीज फैक्टर्स कैन प्रोलॉन्ग एवरेज ऑफ 11 years। नेक्स्ट है जी जीरोंटोलॉजी, ये एजिंग की स्टडी को कहते हैं। इसके मुताबिक जो है ना ओल्ड पीपल की जो नंबर है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। अब नेक्स्ट हाफ सेंचुरी में वो लोग जिनकी जो एज थी ना वो ओवर एज 75 थी, उनकी तादाद जो है ना 8 मिलियन से बढ़कर 14.5 मिलियन तक इंक्रीज हो सकती है। कहाँ तक इंक्रीज हो सकती है, 8 to 14.5 मिलियन तक इंक्रीज हो सकती है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वो लोग जिन लोगों की जो एज है ना ओवर 80 एज है, उनका जो चांसेस है ना उनकी तादाद नेक्स्ट कितनी मजीद बढ़ सकती है, 5 मिलियन to 12 मिलियन तक चांसेस है कि उनकी तादाद जो है ना वो नेक्स्ट सेंचुरी में बढ़ जाए। अब किसी भी इंसानी बॉडी का जो लाइफ स्पेन है ना मैक्सिमम वो जज किया गया है 120 से लेकर 150 ईयर्स तक कोई भी जो इंसान है वो जिंदा रह सकता है। अब जीरोंटोलॉजी का मकसद ये नहीं है कि इंक्रीज कर दी जाए लाइफ स्पेन को इंक्रीज कर दी जाए, बल्कि इसका जो अल्टीमेटली जो गोल ये है कि मैक्सिमम जो है ना हेल्थी स्पेन को बढ़ाया जाए। उससे किससे बढ़ाया जाएगा, जब बेटर फूड होगी, लाइफस्टाइल अच्छा होगा, रेगुलर मील होगा, एक्सरसाइज प्रॉपरली होगी। आज हम लोगों ने डिस्कस किया कि एजिंग क्या है, उसकी साइंस क्या है और मैकेनिज्म क्या से हो सकते हैं जो एजिंग की वजह बनते हैं, और नेक्स्ट हम लोग एजिंग को किस तरह से जो है ना वो प्रिवेंट कर सकते हैं या इसको स्वेल्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जीरोंटोलॉजी क्या है। क्लियर। अगर तो वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज की जो वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।